का जो मैकेनिज्म है वो पढ़ेंगे। अब हम ब्लड में क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है कि ब्लड में जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसका मैकेनिज्म मतलब उसका क्या प्रोसेस है। जैसे कि जब हमें कोई इंजरी हुई, मतलब कोई चोट लगी तो, या कट लगा, कुछ भी चोट लगी हमें, अगर जो इंजरी होगी तो हमारे उस एरिया से, जैसे कि अगर हाथ में हमें चोट लगी तो उस एरिया से ब्लीडिंग होने लगेगी। अब वो ब्लीडिंग कब रुकेगी, जब वहां पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाए। तो ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है वो हम पढ़ेंगे आज। ब्लड में क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स का रोल इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स का रोल है इंपॉर्टेंट, और विटामिन के, कैल्शियम, ये सब मिलके ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है ब्लड में, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग हम पढ़ेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। 4 स्टेप्स जो हैं, मेनली 4 स्टेप्स होती हैं मेजर। मेनली जो 4 स्टेप्स हैं ब्लड क्लॉटिंग की वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले है कि स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, डैमेज्ड प्लेटलेट्स एंड टिश्यू सेल्स रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। सबसे पहले, जैसे कि 4 स्टेप्स में ब्लड क्लॉटिंग होती है मेनली, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जब, अगर मान लेते हैं हमें इस जगह पे, इस एरिया पे चोट लगी तो वहां से ब्लीडिंग होगी। तो जब ब्लीडिंग होगी तो ब्लड निकलेगा, उस ब्लड में जो सेल्स भी होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी होंगे उस ब्लड में। तो डैमेज्ड प्लेटलेट्स जो निकलेंगे उस जो चोट लगी है उस एरिया से, तो क्या होगा, डैमेज्ड प्लेटलेट्स। डैमेज्ड प्लेटलेट्स कैसे आएंगे कि जब हमें किसी जगह पे कोई चोट लगती है, इंजरी होती है, तो वहां से ब्लड निकलता है, मतलब ब्लीडिंग होती है, तो ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी तो सब निकलेंगे, ब्लड में ही होंगे वो। तो डैमेज्ड प्लेटलेट्स निकले एंड टिश्यू सेल्स, और उसका जो टिश्यू है वो जो लोकल एरिया का, उसके सेल्स रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे ये डैमेज्ड प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स जब हमने पढ़ा तो प्लेटलेट्स में हमने पढ़ा था कि प्लेटलेट्स जो है वो सोर्स है मेन थ्रोम्बोप्लास्टिन का। जैसे कि आरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन कैरी करती है। इसी तरह से प्लेटलेट्स जो है उसके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, मतलब कि प्लेटलेट्स जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन का मेजर सोर्स है। प्लेटलेट्स के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। तो स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जिस एरिया में हमें इंजरी होगी, चोट लगेगी, वहां से ब्लीडिंग होगी, मतलब ब्लड निकलेगा। तो जब ब्लड निकलेगा तो उसमें फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब निकलेंगे। तो उस जगह पे से जब ब्लड निकला, उसमें जो प्लेटलेट्स, डैमेज्ड प्लेटलेट्स निकले हैं, वो प्लेटलेट्स डैमेज हो गए हैं अब। तो जब प्लेटलेट के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, तो जब प्लेटलेट डैमेज होगा, मतलब जब प्लेटलेट टूटेगी, तो उसमें से थ्रोम्बोप्लास्टिन तो बाहर ही आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमें मिल गया है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से आया, जब हमें एक एरिया पे चोट लगी तो उस एरिया से ब्लीडिंग हुई, मतलब ब्लड निकला, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब कुछ थे। तो जो प्लेटलेट्स थी वो डैमेज्ड प्लेटलेट्स हैं। हम अब जब प्लेटलेट्स के अंदर ही थ्रोम्बोप्लास्टिन पाया जाता है, भरा हुआ होता है, प्लेटलेट्स मेन सोर्स है थ्रोम्बोप्लास्टिन का। तो फिर जब प्लेटलेट्स, डैमेज्ड प्लेटलेट्स उस जगह से निकलेंगी, तो जब प्लेटलेट डैमेज हो गई है तो प्लेटलेट के अंदर भरा हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन भी उस जगह पे निकल जाएगा। मतलब कि डैमेज्ड प्लेटलेट्स एंड टिश्यू सेल्स, उस लोकल एरिया के जो टिश्यू सेल्स हैं रिलीज होंगे, निकलेंगे वो। डैमेज्ड प्लेटलेट्स एंड टिश्यू सेल्स रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या रिलीज करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसे आ गया कि प्लेटलेट के अंदर तो होता ही है, तो जब प्लेटलेट्स टूटी, डैमेज हुई, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर आ गया। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के फॉर्म में आया है अभी। इसका थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है इसका रिलीज फॉर्म है, ये रिलीज फॉर्म मतलब प्लेटलेट्स में से निकलने वाला जो फॉर्म है इसका, वो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के फॉर्म में आया है अभी। थ्रोम्बोप्लास्टिन के फॉर्म में नहीं निकला है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के रूप में आया है। तो हमें फर्स्ट स्टेप जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट करके, फर्स्ट स्टेप जब खत्म होती है तो हमें क्या मिल गया, लास्ट में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम मिल गया। तो स्टेप 1 जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग की, वो क्या है कि
किसी एरिया में हमें बॉडी पे चोट लगी, इंजरी हुई, वहां से ब्लड निकला, उस ब्लड में डैमेज्ड प्लेटलेट्स और आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी निकली, तो डैमेज्ड जो प्लेटलेट्स निकली तो प्लेटलेट के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। तो फिर जब प्लेटलेट डैमेज होके निकली, मतलब प्लेटलेट टूटी हुई प्लेटलेट्स जो निकलेंगी, तो उनके अंदर से जब प्लेटलेट्स टूटी हैं तो उसमें से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकल जाएगा, लेकिन वो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला है वो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के फॉर्म में निकलेगा। तो इसका मतलब स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, हमें मिल गया लास्ट में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। अब स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में ये होगा कि ये जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम हमें फर्स्ट स्टेप से मिला था, ये कैल्शियम के साथ मिलके काम करेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो थ्रोम्बोकाइनेज हमें मिला है फर्स्ट स्टेप से, ये थ्रोम्बोकाइनेज अब आगे का काम तो करेगा, तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है कैल्शियम के साथ मिलके काम करेगा, और कैल्शियम के साथ मिलके थ्रोम्बोकाइनेज क्या काम करेगा? एक प्रोटीन है, इनएक्टिव प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, उसको एक्टिव प्रोटीन थ्रोम्बिन बना देगा। अब सेकंड स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था कि जहां चोट लगी हमें बॉडी के जिस एरिया पे, वहां से ब्लड निकला और उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट निकली, टूटी हुई प्लेटलेट्स निकली, तो उन प्लेटलेट्स में से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकल गया, लेकिन थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के फॉर्म में निकला। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, हमें थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम मिल गया था। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में ये होगा, जो फर्स्ट स्टेप से थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम मिला था वो सेकंड स्टेप में क्या करेगा कि थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम अब कैल्शियम के साथ मिलके काम करेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप से हमें जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम मिला था वो सेकंड स्टेप में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के साथ मिलके काम करेगा। तो क्या काम करेगा? थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम है वो कैल्शियम के साथ मिलके क्या काम करेगा कि एक इनएक्टिव प्रोटीन है, एक इनएक्टिव प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, उसको एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में। मतलब एक इनएक्टिव मतलब जो एक्टिव नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है, और एक्टिव मतलब जो काम करेगा। तो एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन, इसको एक्टिव कर देगा, तो एक्टिव कर देगा तो इसका प्रोथ्रोम्बिन से नाम बदल के थ्रोम्बिन हो जाएगा। थ्रोम्बोकाइनेज ये हमें फर्स्ट स्टेप से मिला था, ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो हमें फर्स्ट स्टेप से मिला है, ये कैल्शियम के साथ मिलकर क्या करेगा? इनएक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव प्रोटीन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। जब एक इनएक्टिव प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन नाम का, उसको एक्टिव प्रोटीन बना देगा, तो उसका नाम हो जाएगा थ्रोम्बिन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था? प्लेटलेट्स के टूटने से हमें थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम मिल गया था। अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम फर्स्ट स्टेप से मिला था, उस थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ने कैल्शियम के साथ मिलकर इनएक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव प्रोटीन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब सेकंड स्टेप खत्म होने में हमें मिला है एक्टिव प्रोटीन थ्रोम्बिन बन गया। सेकंड स्टेप में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ने इनएक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन बना दिया ना, तो हमें क्या मिल गया? अब सेकंड स्टेप के खत्म होते ही एक्टिव प्रोटीन मिल गया थ्रोम्बिन नाम का। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में ये जो थ्रोम्बिन है ना, थ्रोम्बिन मिला है हमें सेकंड स्टेप से, ये थ्रोम्बिन काम करेगा अब थर्ड स्टेप में। तो ये जो थ्रोम्बिन हमें सेकंड स्टेप से मिला है, ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि सेकंड स्टेप से जो हमें ये एक्टिव प्रोटीन थ्रोम्बिन मिला था सेकंड स्टेप से, थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये जो एक्टिव प्रोटीन थ्रोम्बिन मिला है ना, ये काम करेगा। अब थर्ड स्टेप में थ्रोम्बिन काम करेगा, ये थ्रोम्बिन मिला है ना सेकंड कंप्लीट होने से, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है, ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फिब्रिनोजिन इनएक्टिव होता है और फिब्रिन एक्टिव होता है, तो फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में कर देगा। जैसे कि क्या हुआ था कि फर्स्ट स्टेप में प्लेटलेट्स के टूटने से थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम मिला था, और सेकंड स्टेप में क्या किया था? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ने कैल्शियम के साथ मिलकर इनएक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव प्रोटीन थ्रोम्बिन बना दिया था। अब थर्ड
इस स्टेप में क्या होगा कि जो एक्टिव प्रोटीन थ्रोम्बिन है ये फिब्रिनोजिन को फिब्रिन बना देगा। तो इसका मतलब थर्ड स्टेप के कंप्लीट होने से हमें फिब्रिन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो फिब्रिनोजिन है ये एक सॉल्युबल प्रोटीन है, ये सॉल्युबल प्रोटीन है ये फिब्रिनोजिन। तो अब थर्ड स्टेप तक क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है, कोई चोट लगने के बाद ब्लीडिंग कैसे रुकती है, उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म। तो सबसे पहले चोट लगी, एक जगह पे इंजरी हुई और वहां से ब्लीडिंग शुरू हुई, ब्लड निकला, उसमें टूटे हुए जो प्लेटलेट्स थे, डैमेज्ड प्लेटलेट्स, उनसे फर्स्ट स्टेप में ये होगा कि वो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम दे रहे हैं। सेकंड स्टेप में ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है वो कैल्शियम के साथ मिलकर इनएक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव प्रोटीन थ्रोम्बिन बना देगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये जो एक्टिव प्रोटीन थ्रोम्बिन है ये फिब्रिनोजिन को फिब्रिन बना देगा। और फिब्रिनोजिन इनएक्टिव है, फिब्रिन एक्टिव है, और ये जो फिब्रिनोजिन है ये एक सॉल्युबल प्रोटीन है। अब थर्ड स्टेप कंप्लीट होने से हमें मिला है फिब्रिन, थर्ड स्टेप कंप्लीट होने से फिब्रिन मिला है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि फिब्रिन एक नेटवर्क है जो ट्रैक कर लेगा इंजर्ड सेल्स को, स्पेशली आरबीसीज को ट्रैक करके एक जाल बना लेगा, तो फिर एक स्कम बन जाएगा मतलब कोगुलम, और फिर ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये जो थर्ड स्टेप में फिब्रिन मिला था, ये फोर्थ स्टेप में ये फिब्रिन क्या करेगा, एक नेटवर्क बना लेगा और ट्रैक कर लेगा सारी इंजर्ड सेल्स को, जाल बना के उसमें जो इंजर्ड सेल्स है उनको ट्रैक कर लेगा, तो एक स्कम बन जाएगा मतलब कोगुलम बन जाएगा और ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इसमें से प्रोथ्रोम्बिन जो था वो लिवर में बनता है और फिब्रिनोजिन जो है वो भी लिवर में बनता है, और फिब्रिन जो है वो एक नेटवर्क है फाइब्रस मटेरियल का।